हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द हार्वेस्ट। इस गाने की शुरुआत होती है क्ले नाम के आदमी को दिखाते हुए जो एक फैंसी बार में किसी का इंतजार कर रहा था। काफी सच धज कर आया था, वो हैंडसम लग रहा था और चेहरे पर एक एक्साइटमेंट भी थी। अब क्यों ना हो, आज ऑलमोस्ट 20 साल बाद डेट पर जो आया था क्ले, और उसकी डेट थी ताशा, एक 28 साल की लड़की। कुछ ही देर में वो भी आ जाती है और उसे देखकर तो क्ले की खुशी दुगनी हो जाती है क्योंकि ये लड़की तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। पहली नजर में ही फिदा हो चुका था क्ले। ऑन द अदर हैंड, ताशा को भी क्ले काफी पसंद आया था। काफी तारीफ कर रही थी वो उसकी। दोनों के इंटरेस्ट भी काफी सिमिलर थे। दोनों को ही एज डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और दोनों ही लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। अब इससे ज्यादा क्ले को और क्या चाहिए। एक्चुअली उसका पर्सनल लाइफ काफी मेस्ड अप है। बस 1 साल पहले ही उसने अपने 20 साल पुराने पत्नी से डिवोर्स लिया है क्योंकि उनके बीच प्यार खत्म हो चुका था। तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के खातिर एक रिलेशनशिप को सिर्फ बोझ की तरह कैरी फॉरवर्ड करने में क्या फायदा। एटलीस्ट उसे तो यही लगता है। इससे भला दोनों अलग हो गए। अभी वो एक आजाद पंछी है जो अपने तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सके। अब ताशा को उसके मैरिड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस एक शुगर डैडी चाहिए था जो शायद उसे मिल चुका था। तो दोनों ही काफी एंजॉय करने लगे थे। लेकिन ठीक इसी समय एक कांड होता है। उन्हें जो वेट्रेस अटेंड कर रही थी वो ताशा को पहचान लेती है और उसे तालिया नाम से बुलाने लगती है। ताशा बहुत ही कैजुअली उससे बात भी करती है और उसके जाने के बाद जब क्ले उससे पूछता है, ताशा बताती है कि वो लड़की उसकी बैचमेट थी और कॉलेज में उसके सारे फ्रेंड्स उसे तालिया नाम से ही बुलाते थे। क्ले और बात को खींचता नहीं। इतने छोटी सी बात का बतंगर क्यों बनाना। इवन वो ताशा की फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हुए भी नोटिस नहीं करता, ना ही उसके दिल में कोई सवाल आता है। एक्चुअली उसका ध्यान तो कहीं और था। उसे तो सिर्फ मस्ती करनी थी। उसका नाम क्या है उससे क्या लेना देना। और वो मस्ती खत्म होती है एक मोटेल में जाकर। ताशा के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वहीं तो ले जाता है उसे क्ले। लेकिन रात से कब सुबह हो जाती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता। और नेक्स्ट सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो अचानक ही एक सीवियर पेन महसूस करता है क्ले अपने एब्डोमेन में। और फिर चादर हटाने के साथ साथ डर से उसकी हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि वो देखता है उसके पेट के एक साइड पर किसी ने किसी तरह का कोई ऑपरेशन किया है। हेवी ब्लीडिंग हो रही है वहां से। ऐसे में तो इंसान सबसे पहले इमरजेंसी नंबर पे ही कॉल करेगा ना। लेकिन क्ले ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके सामने दीवार पे बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था कि अगर क्ले ने पुलिस को कॉल करने की गलती करी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें पता है उसके बच्चे कहाँ रहते हैं। साथ में क्ले के घर की एक तस्वीर भी थी। अब एक बाप होकर अपने बच्चों की जान कैसे जोखिम में डाल सकता है वो। तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है। किसी तरह गिरते पड़ते अपने फोन के पास जा पहुंचता है क्ले और ताशा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पास ताशा का कोई पर्सनल डिटेल्स तो नहीं था। सिर्फ जिस डेटिंग ऐप से उनका मैच मेकिंग हुआ था उसी का सहारा था। मगर अभी चेक करने पर क्ले को वो अकाउंट भी गायब मिलता है जिससे उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह सब कुछ एक ट्रैप है। उसे फंसाया गया है। उधर एक्सेसिव ब्लीडिंग और इमेंस पेन के कारण क्ले बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगा था। उसके हाथ पैर ठंड पड़ने लगे थे। तो ऐसे में उसे बस एक ही शख्स का याद आता है जो था मार्विन, उसका बेस्ट फ्रेंड और फैमिली फिजिशियन। क्ले उसे कॉल करके सब बताता है। साथ में अपने घाव की एक फोटो भी भेजता है। और जब अपने क्ले को पता चलता है कि यह कट्स बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, ये तो किडनी ऑपरेशन के वक्त किया जाता है। मतलब किसी ने क्ले की एक किडनी चुरा ली है। अब ये तो क्ले ने स्टार्टिंग में ही गैस कर लिया था, इसीलिए ही तो वो और ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसके पास एक ही किडनी थी। कुछ साल पहले जब उसके दोनों किडनीज फेल हो गए थे तब उसके बीवी एमी ने उसे अपनी किडनी गिफ्ट करी थी। उसी के सहारे जी रहा था वो इतने दिनों से। लेकिन आज वो भी उससे छीन लिया गया। अब वो क्या करे। क्ले तो पैनिक करने लगा था जो कि काफी नॉर्मल है। लेकिन मार्विन उसे बताता है कि वो किडनी के बिना भी जी सकता है, लेकिन उसके लिए उसे डायलिसिस की जरूरत होगी, वो भी अगले 48 घंटे के अंदर। वो क्ले से मोटेल का एड्रेस मांग लेता है और उसे कुछ भी खाने या पीने से मना करता है। वैसे भी क्ले उस हालत में भी नहीं था। वो तो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहा था। मार्विन के कॉल काटते ही वो बेहोश हो जाता है और उसका होश लौटता है पता नहीं कितनी देर बाद।
तब तक मार्विन वहां आ चुका था और उसका फर्स्ट एड भी कर चुका था। वो अभी बस उसे हॉस्पिटल ले जाने की देर थी। मगर उसी रास्ते जाते वक्त क्ले को एक आदमी का कॉल आता है जिसका नंबर उसके फोन में आई एम योर किडनी नाम से सेव्ड था। वो क्ले को एक एड्रेस देता है और कहता है अगर उसे अपनी चीज वापस चाहिए तो उसे एक अमाउंट पे करना होगा। वो उस एड्रेस पर उसका इंतजार कर रहा है। इतना कहकर ही कॉल काट देता है वो बंदा। कितना अमाउंट कैसे पे करना होगा कुछ भी नहीं बताता। उधर मार्विन जो इतने देर से चुपचाप सब कुछ सुन रहा था उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। आखिर चल क्या रहा है और क्ले आखिर इन लोगों से बात ही क्यों कर रहा है? उसे तो डायरेक्टली पुलिस के पास जाना चाहिए ना। वो क्ले से भी यही कहता है और तब क्ले उसे उस थ्रेट के बारे में बताता है। और वैसे भी सिर्फ डायलिसिस के भरोसे कितने दिनों तक जिंदा रह पाएगा वो? एक किडनी तो उसे चाहिए होगी ना। और अगर अभी वो किडनी के लिए अप्लाई करे तो उसे फिर से वही सारे प्रोसीड्योर से गुजरना पड़ेगा। कम से कम 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। तब जाके शायद ही कोई मैच मिल सकता है उसे। इससे भला तो यही है ना कि वह अपनी ही चीज वापस ले आए। अपनी जान से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? मार्विन भी इस बात पर एग्री करता है तो वो दोनों निकल पड़ते इस एड्रेस के तरफ, जहां जाने पर उन्हें पता चलता है ये तो एक अबांडन बिल्डिंग है, वेयरहाउस टाइप का कुछ। जो बाहर से इतना क्रीपी दिख रहा था तो पता नहीं अंदर क्या क्या खतरा इंतजार कर रहा होगा उनका। ये तो खुद चलकर मौत के मुंह में जाने जैसा है। लेकिन क्ले भी और क्या करता, यह रिस्क उसे लेना ही पड़ता है और मार्विन को जाना पड़ता है उसके साथ। लेकिन अंदर काफी देर तक हर जगह ढूंढने पर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। क्ले जोर जोर से बुलाता है फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मार्विन वापस लौटने का सजेशन देता है, क्या पता ये भी कोई ट्रैप हो। मगर क्ले का मन नहीं मानता। उसे पता था वो लोग आएंगे, उन्हें उसका पैसा चाहिए। तो वो मार्विन को और कुछ देर रुकने के लिए कहता है और मार्विन कहता है तो क्यों ना वो लोग अलग होकर उन्हें ढूंढे, इससे काम जल्दी हो जाएगा और उसे तसल्ली भी हो जाएगी। क्ले को भी यही ठीक लगता है। तो मार्विन जाता है ऊपर वाले फ्लोर में और वो नीचे वाले में। लेकिन यहाँ भी एक लंबा एरिया खाली पड़ा था। चलते चलते क्ले की हालत तो खराब हो चुकी थी। फाइनली एक दरवाजे के अंदर से उसे रोशनी नजर आती है और जिसके अंदर जाते ही उसे दिखाई देता है ओटी वाला सेटअप। इवन वहां तो कुछ ऑर्गन्स भी पड़े हुए थे ऐसे ही लावारिस हालत में। वहां जाते ही क्ले के पीछे पीछे 2 आदमी भी आकर हाजिर हो जाते हैं, जिसमें से एक के हाथ में थे कुछ पेपर्स और दूसरे के हाथ में था एक बॉक्स जिसमें क्ले की किडनी थी। बदले में वो क्ले को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। इस पर अमाउंट लिखा था $250,000। ये काफी बड़ा रकम था। तो क्ले उसे बार्गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब में वो लोग कहते हैं उन्हें उसके ब्लैक मनी और हिडन प्रॉपर्टीज के बारे में सब पता है, तो वो ज्यादा नखरा ना करे। इवन ज्यादा बोलने पर तो वो बॉक्स उठा के चलने भी लगे थे। क्ले और कोई बार्गेन नहीं करता, चुपचाप साइन कर देता है। लेकिन बदले में उसे उसकी किडनी नहीं मिलती, बल्कि वो 2 लोग उसे फोर्सफुली ओटी टेबल पे बांध देते हैं और फिर उसे सिडेट करने लगते हैं। उनका इरादा उसकी दूसरी किडनी चुराने का था। क्ले उन्हें बताता है कि उसकी बस एक ही किडनी थी, लेकिन वो यकीन नहीं करते। और इसके बाद क्या होता है क्ले को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहीं पर बेहोश हो जाता है वो। और बेहोशी के हालत में अजीबोगरीब सपना आता है उसे। वो देखता है उसके उस कट के अंदर से किसी का हाथ निकल रहा है, किसी औरत का। डर के मारे होश लौट आता है उसका और क्ले देखता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ा है। कोई नहीं है उसके आसपास, ना उसके साइन किए गए वो पेपर से, ना उसकी किडनी। मतलब फिर से एक बार चीट किया गया है उसे, एग्जैक्टली जैसे मार्विन ने गेस किया था। क्ले की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी थी। उसका विजन ब्लरी होने लगा था। बची कुची ताकत से वो किसी तरह मार्विन को बुलाने लगता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्ले तो डर जाता है, पता नहीं उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, कहीं मार्विन की हालत भी उसकी तरह ना बना दे। बेचारा सिर्फ उसके खातिर यहाँ पर आया था। बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है क्ले और एक कैब बुक करके हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है अपना डायलिसिस करवाने। मगर रास्ते पर अचानक उसे उस डेटिंग साइट का ऐप दिखता है और तभी उसे याद आता है उस वेट्रेस के बारे में। उसे जरूर ताशा के बारे में कुछ पता होगा। तो वो ड्राइवर से उस बार की तरफ जाने के लिए कहता है और उस वेट्रेस को डरा धमकाकर ताशा का एड्रेस पता कर लेता है। उसे एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं था, मगर एक एरिया का नाम बता देती है वो। और उसी हिसाब से क्ले ताशा का अपार्टमेंट ढूंढ निकालता है। लेकिन तब ताशा घर में नहीं थी, तो क्ले बाहर छुप कर इंतजार करने लगता है। और जैसे ही ताशा आती है वो झपट पड़ता है उस पर।
दोनों में हाथापाई होने लगती है और एक पॉइंट पे ताशा अपनी गन निकाल लेती है, मगर क्ले उसे चलाने का मौका ही नहीं देता। उल्टा उससे उसकी गन छीनकर उसे ही गन पॉइंट पे ले लेता है और उससे पूछता है ये सब आखिर चक्कर क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है। जब आपने ताशा बताती है इसमें उसकी पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो पैसे मिले थे। उसका काम था क्ले को फंसाकर उस मोटेल में ले जाना और उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे बेहोश कर देना, बस। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता और ना ही उसे पता है इस सब के पीछे कौन है। उसे तो बस एक दिन एक कॉल आया था किसी जेकब नाम के बंदे का। उसने कहा उसे क्ले के साथ कोई प्रैंक करना है। उसने ताशा को $5000 देने का प्रॉमिस किया और उसका काम समझाकर कॉल काट दिया। ताशा को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। उसे कहाँ पता था इस सब के पीछे इतनी बड़ी साजिश चल रही है, उसके कारण किसी का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी क्ले की हालत देखकर ताशा उसकी एक मदद जरूर करती है। कहती है जेकब एक ब्लैक पर्सन है, वो जब उसे पैसा देने आया था तब उसने उसका चेहरा देख लिया था और उसका असली नाम भी पता चल गया था ताशा को। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था जो उसे मार्विन कहकर बुला रहा था। मतलब इस सब के पीछे मार्विन है, उसका बेस्ट फ्रेंड। क्ले को तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब वो ताशा को उसकी फोटो दिखाता है और वो कंफर्म करती है तब क्ले का सारा शक दूर हो जाता है। काफी बड़ा झटका लगता है उसे, क्योंकि सिर्फ मार्विन ही ऐसा शख्स था जिस पर वो आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता था। अब वो भी उसके दुश्मन बन गया है, मगर क्यों? क्ले जब यही सब कुछ सोच रहा था तो उसके कमजोरियों का फायदा उठाकर ताशा उससे गन छीनने की कोशिश करती है और हड़बड़ी में क्ले से गोली चल जाती है, गलती से। मतलब उससे अब एक खून भी हो चुका था। वो अगर पुलिस के पास जाना चाहे भी तो नहीं जा सकता। क्ले को तो कुछ समझ ही नहीं आता अब वो क्या करे, लेकिन वो सबसे पहले अपनी ट्रीटमेंट करवाने की सोचता है, जिस कारण से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है वो। लेकिन वहां पहुंचते ही सामने उसे दिखाई देता है मार्विन और उसके हाथ में वही बॉक्स था जिसमें क्ले की किडनी थी। क्ले और खुद को होल्ड नहीं कर पाता, उसे जानना था मार्विन ये सब क्यों कर रहा है। तो वो फिर से एक रिस्क लेता है। 48 घंटे पूरे होने में अभी भी वक्त था, तो ये सोचकर वो मार्विन को फॉलो करने की डिसाइड करता है। मगर उसकी गाड़ी जहां जाकर रुकती है उसकी उम्मीद क्ले को बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो एमी का घर था, उसके एक्स वाइफ का। तो क्या ये दोनों ने मिलकर ये सब साजिश किया है? घर के अंदर जाते ही क्ले को इसका जवाब मिल जाता है जब वो उन दोनों को इंटीमेट हालत में देख लेता है और इमीडिएटली उसे पूरा खेल भी समझ आ जाता है। वो समझ जाता है इस प्लान का मास्टरमाइंड तो असल में एमी है, लेकिन उसे खुद उसके मुंह से सब कुछ सुनना था। इसीलिए क्ले एमी को बहुत कोसता है और गन पॉइंट पे कन्फेस करने के लिए भी कहता है, जो एमी बहुत ही खुशी खुशी करती है। ऐसे भी ये सब क्ले के मुंह पर बोलने के लिए वो तरस रही थी। वो कहती है क्ले कोई दूध का धुला तो है नहीं, वो अपने ही किए की सजा भुगत रहा है। वो दोनों जब मैरिड थे तब भी क्ले ने कई बार उस पर चीट किया था अपने से आधे उम्र के लड़कियों के साथ, लेकिन एमी ने कभी कुछ नहीं कहा, सब कुछ सहन करती रही सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए। मगर क्ले ने वो भी रहने नहीं दिया, तोड़ दिया रिश्ते को। तो एमी भी अपनी चीज वापस क्यों ना ले? उसने क्ले को अपने शरीर का हिस्सा देकर जिंदा रखा उसे चीट करने के लिए? नहीं, ये बर्दाश्त नहीं थी उसे। इसीलिए उसने ये सब प्लान किया, अपना हिसाब बराबर कर लिया, जो उसका है वापस ले लिया, सिंपल। और रही बात उन पैसों की, तो उसे लगता है ये अमाउंट वो डिजर्व करती है। उसके लाइफ के इतने साल जो क्ले ने खराब किया है उसकी कीमत है ये। क्ले को तड़पते देख काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी एमी। क्ले जब उसे मॉन्स्टर बुलाता है उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है वो खुशी खुशी, क्योंकि फाइनली उसका रिवेंज पूरा होने वाला था। इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? लेकिन क्ले ने तभी भी हार नहीं माना था। वो अपनी किडनी उठाता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बंदूक से उन्हें डराता है, कहता है वो जाकर पुलिस को सब बता देगा, लेकिन ऐसा कुछ कर सके इस हालत में ही नहीं था। वो हैलुसिनेट करने लगा था, उसका स्किन पीला पड़ चुका था और आंखें इतने कमजोर पड़ने लगे थे कि उसके सामने कौन है कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। फिर भी इंसान जब तक जिंदा है तब तक जिंदा रहने की कोशिश तो करेगा ही। क्ले भी वही करता है, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करता है तो मार्विन उस पर हमला कर देता है और जमीन पर गिरते ही फिर से एक बार बेहोश हो जाता है क्ले। और फिर जब उसका होश लौटता है तब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है, एक दोराहे पर। उसके किडनी का बॉक्स भी वहीं पर पड़ा था और साथ में थी एक चिट्ठी एमी की। उसने क्ले को एक दूसरा चांस दिया था, बट विद अ ट्विस्ट। उस चिट्ठी में लिखा था इन दोनों रास्ते में से एक रास्ता कहीं नहीं जाता और दूसरा एक शॉपिंग सेंटर तक पहुंचता है जो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 माइल दूर है।
अगर क्ले ने वक्त रहते वहां तक पहुंचकर हॉस्पिटल में कॉल कर दिया तो ये किडनी वो रख सकता है, लेकिन वो फिर कभी घर वापस नहीं आ सकता, ना ही अपने बच्चों से कांटेक्ट कर सकता है। अगर किया तो एमे पुलिस को ताशा के बारे में बता देगी, उसे सब पता है। और वैसे भी ये सब सोचने का मौका तो क्ले को तभी मिलेगा ना अगर वो जिंदा रहा तो, क्योंकि गलत रास्ता चुनने का मतलब होगा मौत, क्योंकि सिर्फ अंत तक जाके ही उसे पता चलेगा कि ये रास्ता गलत है। तब ना उसमें एनर्जी बचेगी कि वो फिर से मोड़ तक वापस जाए और दूसरा रास्ता चुने, ना वक्त बचेगा। अब उसकी जिंदगी उसके अपने हाथ में है और मौत भी अपनी डेस्टिनी खुद ही डिसाइड करना होगा उसे। लेकिन ये क्ले के लाइफ का सबसे वाइटल डिसीजन था जो उसे कंप्लीटली अपने इंस्टिंक्ट के भरोसे लेना पड़ रहा था, ऑलमोस्ट ब्लाइंडली, जो उसके जैसे एक कैलकुलेटिव पर्सन के लिए आसान नहीं था। ऊपर से उसे जल्दी भी करनी थी क्योंकि और बस कुछ ही घंटे बचे थे उसके पास, तो वो ज्यादा नहीं सोचता। जो एक बार में उसे ठीक लगता है वही रोड पकड़ लेता है। लेकिन क्या उसका चॉइस सही था? इसका जवाब हमें मिलता है एक हफ्ते बाद, जब हम उसी शॉपिंग सेंटर को देखते हैं जिसकी जिक्र एमी ने अपनी चिट्ठी में की थी। लेकिन उस पर तो ताला लगा हुआ था और फोन लाइन भी कटी हुई थी, और उस फोन बूथ के बिल्कुल सामने ही पड़ी थी क्ले की लाश अपने किडनी के साथ, जो डिकम्पोज होने लगा था। मतलब बेचारा यहाँ तक पहुंच के भी बच नहीं पाया। कोशिश तो उसने पूरी करी थी, डिसीजन भी सही लिया था, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही उसके साथ नहीं थी। उस पर तो किसी का जोर नहीं चलता ना। या फिर ये सब कुछ ही एमी का प्लान का हिस्सा था? क्या उसे पहले से ही पता था यह सेंटर बंद रहने वाला है? उसने जानबूझकर क्ले को यहाँ भेजा सिर्फ उसकी तकलीफ बढ़ाने के लिए? या फिर यह सच में किस्मत का खेल है? क्या पता शायद एमी ने सच में उसे एक दूसरा चांस दिया था। इस सवाल का जवाब हमें और कभी पता नहीं चलता, क्योंकि ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे ख्याल से तो एमी को सच में ही पता नहीं था। अगर पता होता तो वो क्ले को उनसे फिर कभी कांटेक्ट करने से मना क्यों करती? उसे तो पता ही होगा ना कि वो मरने वाला है, और मरा हुआ इंसान थोड़ी ना किसी से कांटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह सच में एमी की साजिश थी, या फिर भगवान ने या किस्मत ने क्ले को उसकी किए की सजा दी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।